AC circuit containing resistance, inductance and capacitance. AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। देखो हमने पढ़ा था AC जब हम सप्लाई करते हैं या अप्लाई करते हैं, E इक्वल टू क्या था हमारा इक्वेशन, E नोट साइन ओमेगा टी। ये था इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF, दिस इज पीक वैल्यू ओमेगा 2 पाई न्यू। और व्हेन R इज कनेक्टेड, सिर्फ रेजिस्टेंस था तो हमारा करंट का इक्वेशन आया था I नोट साइन ओमेगा टी। जब सर्किट में इंडक्टेंस था तो करंट का इक्वेशन था I नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। जब कैपेसिटर था तब आया था इक्वेशन करंट का I नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो हमने क्या पढ़ा था, व्हेन AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली देन EMF यानी वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज, both are in same phase. But when AC circuit containing inductance only, then current lags behind by pi by 2। तो करंट 90 डिग्री पीछे चलता था EMF से। लेकिन जब AC सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर था, कैपेसिटेंस, तो करंट 90 डिग्री लीड्स करता था, आगे चलता था। जब हम तीनों इस सर्किट में तीनों को एक साथ कनेक्ट करते हैं, when resistance, inductance and capacitance are connected together in series in AC circuit, तब देखो ध्यान से क्या होता है, मान लो लेट दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज इंडक्टेंस, इंडक्टर, दिस इज कैपेसिटर। अब देखो जैसे हमने AC अप्लाई किया, इसमें AC को ऐसे नोटेशन देते हैं इस तरह से, इक्वेशन E इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी, दिस इज R, this is L, this is C. R is the ohmic resistance, L is the inductance, C is the capacitance. अब देखो as all three elements, circuit elements are connected in series, इसलिए करंट कितना होगा, सेम करंट फ्लो होगा सबके साथ, I नोट सेम होगा क्योंकि they are connected in series, as they are connected in series इसलिए सेम करंट passes through the three elements R, L and C। तो मान लो करंट की क्या डायरेक्शन होगी, तो वोल्टेज की भी क्या डायरेक्शन है, सेम है आर वाले में, VR लिखो या ER से हम नोटेशन दे रहे हैं। इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, वोल्टेज किधर होगा, करंट 90 डिग्री पीछे L वाले में, इट मींस वोल्टेज 90 डिग्री अबव VL, दिस इज करंट, देन दिस इज VC 90 डिग्री पीछे, या इसको तुम EC लिख दो EMF के टर्म में, EMF के टर्म में। तीनों को जब हम एक साथ फेजर डायग्राम बना के रखते हैं सर्किट में, तो देखो सर्किट का हमने नॉर्मल ले रखा है, दीज थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज, सेम डायरेक्शन करंट का होगा, सेम डायरेक्शन पीक करंट का होगा। लेकिन वोल्टेज रेजिस्टेंस वाले में तो सेम डायरेक्शन में है, लेकिन इंडक्टेंस में 90 डिग्री अबव है और कैपेसिटेंस में 90 डिग्री नीचे है। तो यदि हम फेजर डायग्राम बनाते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस में, ध्यान से देखो यहाँ पे, मान लो ये एक्स एक्सिस है, I नोट इधर हो गया, तो VR किधर होगा, सेम डायरेक्शन में, VL किधर होगा अबव, और VC किधर होगा नीचे, दिस इज वाई एक्सिस। तो अब जरा ध्यान से देखो, इफ मान लो VL ग्रेटर देन VC, तो VC किधर है नीचे, अबव क्या है VL, दोनों के बीच कितना एंगल 180 डिग्री। इफ VL ग्रेटर देन VC, ऊपर नेट वोल्टेज क्या हो गया VL माइनस VC, यहाँ पे क्या है VR, इसलिए रिजल्टेंट वोल्टेज क्या हो जाएगा, दिस इज फेजर डायग्राम ऑफ वोल्टेज। यदि इसी को E नोट के टर्म में लिखो तो ये क्या होगा ER,
ई एल ई सी, ई एल माइनस ई सी। तो अब देखो ये यदि वी एल माइनस वी सी यहाँ तक लिया हमने, तो हम इसको लिख सकते हैं वी एल माइनस वी सी, क्योंकि वी एल अबव एंड बिलो क्या है इस पॉइंट के वी सी। इफ वी एल ग्रेटर देन वी सी, नेट इफेक्टिव वैल्यू इज वी एल माइनस वी सी। इसको हमने फेजर से इसे दिखा दिया। ये क्या है वी आर, लेट दिस इज एंगल फाई, ये क्या हो गया रिजल्टेंट ईएमएफ। तब इसका जब हम इस ट्रायंगल में मान लो नाम दे दो ए बी ओ, तो इन ट्रायंगल ए बी ओ, तो इन ट्रायंगल ए बी ओ हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी स्क्वायर प्लस, ऐसे लिखो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ओ ए हो गया ई नोट स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे आई नोट इंटू आर होल स्क्वायर प्लस आई नोट इंटू एक्स एल माइनस आई नोट इंटू एक्स सी होल स्क्वायर। क्योंकि हमने यहाँ क्या माना है वी आर इक्वल टू है ई आर, वी सी है ई सी, वी एल है ई एल, और हम जानते हैं वी एल इक्वल टू आई नोट एक्स एल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, वी सी आई नोट इंटू एक्स सी कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, वैल्यू डाल दो। तो ये कितना हो गया आई नोट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई नोट स्क्वायर बाहर निकाल दो एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, आई नोट स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, दिस इज ई नोट स्क्वायर। तो ई नोट की वैल्यू क्या होगा यहाँ तक नोट कर लो। तो देखो ई नोट का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो ई नोट का वैल्यू हो जाएगा फिर ई नोट इक्वल टू अंडर रूट आई नोट स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, और ई नोट विल बी इक्वल टू आई नोट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। This is the value of EMF, peak EMF. अब E नोट बाय I नोट इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, और E नोट बाय I नोट इज कॉल्ड Z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस, this is called impedance of LRC circuit. Impedance of LRC circuit means resultant resistance in LRC circuit when these three elements are connected in series in AC circuit, then resultant impedance, that is resultant resistance, will be under root R square plus XL minus XC whole square. ये हो गया हमारा कंसेप्ट। अब देखो इन नोट वेक्टर में भी लिख सकते हो, चूंकि फेजर डायग्राम है, फेज के टर्म में हमने लिखा इसलिए इसको ऐसे दिखाया, ऐसे दिखाया है। करंट को आई नोट लिखा फेज के टर्म में, तो हम वेक्टर के ऊपर एरो भी डाल सकते हैं वेक्टर की तरह, हमने डाला नहीं लेकिन डाल सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। अब देखो दिस इज द इम्पीडेंस। अब हम एंगल निकालेंगे, तो देखो करंट किधर है एक्स एक्सिस की तरफ, ईएमएफ कितना एंगल ऊपर है फाई से, तो इसी ट्रायंगल में एंगल कैसे निकालेंगे, जो ईएमएफ कितना एंगल से कितना फेज से लीडिंग कर रहा है, किसको लीडिंग कर रहा है करंट को, करंट से कितना फेज एंगल ऊपर है। तो देखो इसी ट्रायंगल में tan फाई इक्वल टू ए बी बाय ओ बी परपेंडिकुलर बाय बेस, और tan फाई इक्वल टू वी एल माइनस वी सी बाय वी आर, और tan फाई इक्वल टू
वी एल हो गया आई नोट एक्स एल माइनस आई नोट एक्स सी डिवाइडेड बाय आई नोट आर, और टेन फाइव इक्वल टू आई नोट कॉमन ले लो, एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आई नोट इंटू आर, आई नोट कैंसिल, और टेन फाइव इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर इक्वल टू ओमेगा एल माइनस वन बाय ओमेगा सी होल डिवाइडेड बाय आर. दिस इज द वैल्यू ऑफ टेन फाइव, और फाइव इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर. दिस इज द फेज एंगल बिटवीन ई नोट एंड आई नोट. ईएमएफ और करंट के बीच ईएमएफ कितना आगे है? इफ वी एल ग्रेटर देन वी सी तो आगे होगा, ऊपर होगा. लीड्स लेग्स बिहाइंड होगा इफ वी सी ग्रेटर देन वी एल. ये कंडीशनल है, हमने इसमें ये एजम्पशन किया था वी एल ग्रेटर देन वी सी. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब क्या कहता है, जब हमारा 10-5 निकला तो 3 केसेस अराइजेज. यहाँ पे 3 केस हो रहा है हमारा. तो 10-5 कितना हो गया? एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर. तो हमने क्या सीखा? 10-5 इक्वल टू 10-5 है फेज एंगल, इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर. तो कहता है 3 केसेस अराइजेज. 3 केसेस अराइजेज. केस फर्स्ट, when xl equal to xc. when xl equal to xc तो क्या होगा? 10-5 इक्वल टू xl में से xc घटाओ 0, 5 इक्वल टू 0, यानी नो फेज डिफरेंस. नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज. तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दिस इज नॉन इंडक्टिव सर्किट. नॉन इंडक्टिव सर्किट मतलब रेजिस्टेंस ओनली है इसमें. नॉन इंडक्टिव सर्किट हुआ, सिर्फ इफेक्ट किसका है? रेजिस्टेंस का. केस सेकेंड, व्हेन एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी. तो यहां पे देखो एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी, it means 10-5 will be positive or 5 will be positive. It means इसका मतलब क्या हुआ? वोल्टेज लीड्स, आगे बढ़ता जा रहा है. किससे? 5 एंगल से, करंट से. इट मीन्स इट इज इंडक्टिव या इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट. dominated circuit. This circuit is inductance dominated. Case number third. Case third, when XL less than XC, 10-5 will be negative. 10-5 क्या था? XL minus XC by R. If XL greater than XC, it means 10-5 will be negative. तो 5 will be negative. इसका मतलब क्या हुआ? This circuit is capacitance dominated. Capacitance dominated. यहां तक क्लियर हुआ? तो ये हमने पढ़ा when AC circuit containing resistance, inductance and capacitance. ठीक है. अब देखो सेकेंड केस हम देखते हैं. AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस. तब इंपीडेंस कितना आता है? AC सर्किट कंटेनिंग resistance and inductance only. मान लो AC सर्किट में there is only resistance and inductance. This is resistance,
दिस इज कॉइल यानी इंडक्टेंस, एसी सप्लाई किया हमने, दिस इज नोटेशन ऑफ एसी, कितना वोल्टेज अप्लाई किया, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आर इज द ओमिक रेजिस्टेंस, एल इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इन कॉइल, एज बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, यदि करंट इसमें इधर है तो इसमें भी सेम डायरेक्शन होगा, लेकिन वोल्टेज इसमें सेम है, लेकिन वोल्टेज इसमें 90 डिग्री ऊपर है। फेजर डायग्राम में दोनों के एक साथ करो तो देखो ध्यान से, दिस इज यदि आई डोंट तो दिस इज वी आर, बट दिस इज वी एल, तो रिजल्टेंट क्या होगा इस दोनों का, दिस इज ईएमएफ ई नोट, फाई एंगल अबव द करंट, करंट से फाई एंगल ऊपर है, तो इस ट्रायंगल में मान लो ए बी ओ, इन ट्रायंगल ए बी ओ, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, दिस इज वी एल, हेंस दिस इज ऑल्सो वी एल, तो ई नोट स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ई नोट स्क्वायर इक्वल टू आई नोट आर होल स्क्वायर प्लस आई नोट एक्स एल होल स्क्वायर, आई नोट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, तो ई नोट इक्वल टू आई नोट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, और ई नोट बाय आई नोट इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, या अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल, दिस इज होल स्क्वायर, दिस इज इम्पीडेंस, दिस इज द इम्पीडेंस यानी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस in an AC circuit which contain only resistance and inductance। इसमें फेज एंगल यदि निकालना हो करंट और ईएमएफ का, कैसे निकालेंगे, इसी ट्रायंगल में ए बी ओ में देखो tan फाई इक्वल टू क्या होगा, tan फाई इक्वल टू वी एल बाई वी आर, और tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस आई नोट एक्स एल बाय आई नोट आर, और tan फाई इक्वल टू एक्स एल बाय आर इक्वल टू ओमेगा एल बाय आर, अब फाई इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा एल बाय आर। तो ये हो गया हमारा एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ओनली। अब एक केस और करना है, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, इसमें कैसे करना है, तो ये देखो हमने रेजिस्टेंस लगाया, फिर कैपेसिटर लगा दिया, दिस इज एसी सप्लाई, इक्वेशन ऑफ एसी हमने लिया ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, एज बोथ आर कनेक्टेड सीरीज, आर एंड सी, आर इज द रेजिस्टेंस, सी इज द कैपेसिटेंस, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन, इसमें करंट और वोल्टेज आउट ऑफ फेज 90 डिग्री, वोल्टेज बिहाइंड द करंट। अब इसको फेजर डायग्राम बना के देखो, ये मैक्सिमम करंट को लेके हम कर रहे हैं फेजर डायग्राम, देखो जैसे एक्स एक्सिस है, हमने आई नोट कहा, इधर क्या होगा वी आर रेजिस्टेंस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, नीचे क्या होगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर यानी कैपेसिटेंस, इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इस दोनों का रिजल्टेंट होगा ये दिस ई नोट, दिस इज एंगल फाई, इसको मिटाओ ना ऊपर में लिख दो, दिस इज वी आर। तो देखो इस ट्रायंगल में नाम दे दो ओ ए बी, इस ट्रायंगल में देखो दिस इज वी सी, दिस इज ऑल्सो वी सी, तो ई नोट स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, और ई नोट स्क्वायर इक्वल टू आई नोट आर का होल स्क्वायर प्लस आई नोट एक्स सी होल स्क्वायर, और ई नोट स्क्वायर इक्वल टू आई नोट स्क्वायर आर स्क्वायर
प्लस आई नोट स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करो इसको, आई नोट स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ई नोट स्क्वायर इक्वल टू आई नोट स्क्वायर ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। अब देखो यहां पर यदि हम ई नोट लिखें तो अंडर रूट हो जाएगा पूरा, तो क्या हो जाएगा, ई नोट इक्वल टू आई नोट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, और ई नोट बाय आई नोट इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ई नोट बाय आई नोट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। किस केस में ये है, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस में इम्पीडेंस कितना हो गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी। ठीक है, अब यदि इसमें हमें फेज निकालना हो, ईएमएफ कितना पीछे है किससे, करंट से, तो कैसे निकालेंगे, इसमें 10 फाई लगा दो इस ट्रायंगल में, तो 10 फाई इक्वल टू 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर ए बी बाय ओ बी, ए बी बाय ओ बी, तो 10 फाई इक्वल टू वी सी बाय वी आर, और 10 फाई इक्वल टू वी सी आई नोट एक्स सी बाय आई नोट आर, आई नोट कैंसिल, और 10 फाई इक्वल टू एक्स सी बाय आर, फाई इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स सी बाय आर, वेयर एक्स इक्वल टू 1/ओमेगा सी। कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, इसका यूनिट क्या होता है, ओम, और सी का क्या होता है, फैराड। यहां तक क्लियर है। अब यदि एक्स एल फ्रीक्वेंसी एक्स सी फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ पूछा जाए तो कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से, हमने प्रीवियस क्लास में समझाया था, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटेंस को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर को क्या बोलते हैं, एक्सी कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, दिस इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी 1/2 पाई न्यू सी। तो देखो ध्यान से, यदि एक्सी है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ऐसे ग्राफ होगा। यदि हम इसकी बात करें इंडक्टिव रिएक्टेंस की, तो एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल, एक्स एल इक्वल टू 2 पाई न्यू एल, इट मीन्स एक्स एल प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, इसको क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। यदि आपसे ग्राफ पूछा जाए फ्रीक्वेंसी एक्स एल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन।